अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज ताहा पोपाटिया एंड आज हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो थ्योरी के हवाले से। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम टाइम में आपको पोर्टफोलियो थ्योरी का एक आइडिया दे दूं और बता दूं कि पोर्टफोलियो थ्योरी क्या चीज़ है। जब हम पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स और किस तरह से रिस्क और रिवॉर्ड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। पहली बात जो मैं यहाँ पर करूंगा वो है रिटर्न, यानी कि रिटर्न्स क्या होते हैं। रिटर्न्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज रिवॉर्ड और कंपनसेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि लेट से मैंने कहीं पर कोई पैसे इन्वेस्ट करे और उसके अगेंस्ट जो मुझे कोई भी रिटर्न मिल रहा है, किसी भी किस्म का मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, उसको मैं रिवॉर्ड कह सकता हूँ। अब हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। या तो हम बॉन्ड्स लेते हैं, किसी को उधार देते हैं, या फिर हम जो है वो किसी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बॉन्ड होल्डर्स के लिए, डिबेंचर होल्डर्स के लिए, लोन प्रोवाइडर्स के लिए जो रिवॉर्ड होता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। और इक्विटी होल्डर्स के लिए जो रिटर्न होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, या उनके जो शेयर्स की वैल्यू है उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि रिस्क आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड व्हेन यू डू इन्वेस्टमेंट। आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ उसके रिस्क भी आते हैं। अगर लेट से आप किसी कंपनी को कोई उधार दे रहे हो, आप बॉन्ड होल्डर हो, आप डिबेंचर होल्डर हो, आपने लोन प्रोवाइड किया, तो इस बात का रिस्क जरूर है कि जिस कंपनी को आपने उधार दिया है वो आपको मे बी इंटरेस्ट की पेमेंट ना कर सके, उसके अगेंस्ट डिफॉल्ट हो जाए, या फिर जो ओरिजिनली आपने उधार प्रोवाइड किया था, जो ओरिजिनली आपने लोन दिया था या प्रिंसिपल था जो, वो आपको वापस ना मिले। हाँ, इसके अगेंस्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट हम ये कहते हैं कि भाई बॉन्ड होल्डर्स के पास भी कुछ ना कुछ रिस्क होता है। जहां तक इक्विटी होल्डर्स की बात है, तो इक्विटी होल्डर्स केस में भी ये रिस्क है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उसके एसेट्स में से सबसे पहले उसकी लायबिलिटीज को सेटल किया जाता है। अब लेट्स से कंपनी के पास 500 के एसेट्स हैं और मे बी उसके पास जो है वो 550 की लायबिलिटीज क्रिएट हो गई हैं। तो जो इक्विटी होल्डर्स है डिसोल्यूशन पर, यानी कि जब कंपनी बंद होगी, उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो ये चीज आपने याद रखनी है कि कभी भी कोई भी रिस्क होता है उसके साथ रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड होता है उसके साथ रिस्क होता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक जनरल प्रिंसिपल है, द हायर द रिस्क द मोर द रिवॉर्ड, द लोअर द रिस्क द लेस द रिवॉर्ड। यानी कि आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हो उतना ही ज्यादा आपको रिवॉर्ड हासिल होता है। जितनी रिस्की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उतना ही ज्यादा उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप किसी रिस्की कंपनी को, किसी ऐसी कंपनी को लोन दे रहे हो जिसका गियरिंग बहुत बुरा है, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट का रेट डिमांड कर सकते हो रादर देन कि एक लेस रिस्की कंपनी के अगेंस्ट। तो हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि जिंदगी में भी अप्लाई होता है। जिस तरह से आप जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप जॉब करें या आप बिजनेस करें, फ्रीलांसिंग करें। जब आप जॉब करते हैं तो आपको पता होता है कि महीने के आखिर में मुझे एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आ जाएगी, यानी कि आप रिस्क कम ले रहे होते हो और उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड या कंपनसेशन भी कम होती है। इसके अगेंस्ट अगर आप किसी बिजनेस को ओन करोगे, फ्रीलांसर होगे, थोड़ा सा रिस्क लोगे, तो रिवॉर्ड्स भी ज्यादा होंगे। बट इस बात का भी डर है कि अगर आपका बिजनेस ना चला या आप जो है वो फ्रीलांसिंग में कामयाब ना हुए तो क्या होगा। सो हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड वाला प्रिंसिपल हमेशा अप्लाई हो रहा होता है। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी बात पर, इन्वेस्टमेंट रिस्क पर। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है? इन्वेस्टमेंट रिस्क एक इस तरह का रिस्क है कि जिसमें आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अ, वो आपके एक्चुअल रिटर्न जो है वो आपके एक्चुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम हो। मिसाल के तौर पर लेट से आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वहां से मुझे 8% रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, और आपको रिटर्न मिला 7%। सो हर इन्वेस्टमेंट में ये एक रिस्क का एलिमेंट होता है कि जितना आपने वहां पर रिटर्न सोचा था शायद आपको उससे कम रिटर्न हासिल हो रहा हो। जनरल इन्वेस्टमेंट रूल मैंने आप लोगों को समझा दिया, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अब हम देखते हैं कि भाई रिस्क मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे होती है। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी स्टैट्स इन्वॉल्व है पोर्टफोलियो थ्योरी में,
बट आपको सिंपली फॉर्मूला मालूम होगा, आपने फॉर्मूले में वेरिएबल्स को पुट इन करना होगा। स्टेट्स की कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आपको कैलकुलेशंस नहीं दी जाएंगी, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी होगी। वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन के हद तक होगा, आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, और उसके ज़रिए आपने अपना रिस्क जो है वो मेजर करना होगा। और फिर ये देखना होगा कि पोर्टफोलियो क्रिएट कर कर, यानी कि बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट लोकेशंस, इन डिफरेंट फंड्स, एट डिफरेंट प्लेसेस कर कर किस तरह से आप अपना रिस्क कम कर सकते हो। सो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज जो है वो डिस्कस करते हैं वॉलेटिलिटी। एज्यूम कर लें कि आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसका नाम है ए, और आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ये है कि भाई आप समझते हो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 पर 10% कमाऊंगा, 10%, 10%, 10%। बहरहाल जो एक्चुअल रिटर्न्स हैं वो कभी 10 है, कभी 9.9 है और कभी 10.2 है। इसके अगेंस्ट एक बिजनेस बी है। बिजनेस बी में भी जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रिटर्न्स होंगे वो हर साल 10% होंगे, पहला साल होगा तो भी 10%, दूसरे साल पे भी 10%, तीसरे साल पे भी 10%। जो एक्चुअल रिटर्न्स थे, यानी कि वाकई में जो रिटर्न हासिल किया आपने, वो पहले साल का सिर्फ 2% था, फिर 19% था और फिर 6%। अब इन दोनों को कंपेयर कर कर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस बी जो है ना वो ज्यादा वॉलेटाइल बिजनेस है। वॉलेटाइल बिजनेस वो होता है जिसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट ना हो, बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ए के जो रिटर्न्स थे वो 10% के आसपास थे, कम भी थे ज्यादा भी थे, अलबत्ता 10% के आसपास थे जनरली। जब हम बिजनेस बी की बात करते हैं तो बिजनेस बी के रिटर्न्स बहुत कम भी थे और बहुत ज्यादा भी थे, और अगेन उसकी एवरेज शायद 10% के आसपास ही बने, बट वॉलेटाइल ज्यादा थे। सो वॉलेटिलिटी की टर्म का मतलब ये है कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कंसिस्टेंट ना हो, एक ही जितने ना हो। अच्छा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को हम मुख्तलिफ तरीकों से यूज करते हैं अपनी वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए। हम एक और एग्जाम्पल के जरिए जरा इन चीजों को मजीद आगे लेकर चलते हैं। लेट्स से आपके पास इन्वेस्टमेंट ए है और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट रिजल्ट्स, पास्ट एनालिसिस, यानी कि कंपनी की हिस्ट्री देखते हुए आपको ये नजर आ रहा है कि उसकी जो प्रोबेबल रिटर्न्स हैं वो 5%, 12% और 15% है, और इन रिटर्न्स के रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 30% है, 40% है और 30% है। यानी कि लेट से पिछली 100 दिनों में या पिछले 100 महीनों का अगर कंपनी का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 100 में से 30 बार 5% कंपनी फायदा दे रही थी, 40 बार कंपनी जो है वो 12% फायदा दे रही थी, और 30 बार कंपनी 15% फायदा दे रही थी। या आउट ऑफ 10, लेट से ये कंपनी 10 साल पुरानी है, तो पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स देखे जाए तो उन 10 सालों में से 3 बार कंपनी ने 5% रिटर्न दिया था, 4 बार कंपनी ने 12% रिटर्न दिया था, और 3 बार कंपनी ने 15% रिटर्न दिया था। अब अगर मैं इस कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करूं तो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न का रेट। यानी कि आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं 5% इंटू 30% प्लस 12% इंटू 40% प्लस 15% इंटू 30%, तो ये बनेगा तकरीबन 10.8%। और मैंने इसको एक ग्राफ के जरिए भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए एक सीधी लाइन बनी हुई है जो 10.8% रिप्रेजेंट कर रही है, कभी कंपनी का रिटर्न उससे बहुत कम है, कभी ज्यादा है, कभी उसके आसपास ही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी का 10.8% है, यानी कि एज अ स्टेटिशियन मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी लगभग ऑन एन एवरेज 10.8% का रिटर्न देती है। कभी इससे ज्यादा देगी, कभी कम देगी, कभी इतना देगी, कभी इससे थोड़ा सा कम देगी, कभी इससे थोड़ा सा ज्यादा देगी। लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट बरकरार रखूं तो मुझे हर साल 10.8% हासिल हो रहा होगा ऑन एन एवरेज बेसिस। लेट से कंपनी बी का भी हमने ऐसा ही एनालिसिस किया, और उसके हिस्टोरिकल एनालिसिस के बाद जो उसकी प्रोबेबिलिटी और रिटर्न के रेट्स आए, हमने अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट किए यूजिंग द सेम फॉर्मूला, और वो आए 11%। यानी कि कंपनी बी का तकरीबन तकरीबन रिटर्न का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 11% है। एज ए इन्वेस्टर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फैसला रिटर्न्स की बुनियाद पर करूं कि कहां पर मुझे ज्यादा रिटर्न्स हासिल होंगे लॉन्ग टर्म में, तो मैं 11% वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। मैंने कंपनी बी का भी ग्राफ आपके सामने बना दिया। ये एग्जाम्पल थी ये बात समझने के लिए कि अगर किसी सवाल में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करना होगा तो वो आप किस तरह से कर रहे होगे। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है समेशन ऑफ पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में है आर माइनस आर डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पर आर एक सिंगल रिटर्न है और आर डैश का मतलब है एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। मैं कंपनी ए और बी का जो डेटा है उसी को यूज करते हुए और वेरिएंस की अगर कैलकुलेशन करूं
तो आपके सामने वो कैलकुलेशंस आ भी रही हैं। लेट्स गो थ्रू कंपनी ए की कैलकुलेशन। आपके पास रिटर्न्स है, आपके पास प्रोबेबिलिटीज हैं, ये वही वाली है जो ऊपर थी। आर माइनस आर डैश कैसे आया? कंपनी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.8% था। सो पहली वैल्यू आ गई है 5% माइनस 10.8%, नेगेटिव का 5.8%। सेकेंड वैल्यू है 12% यानी कि आर माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10.8%, सो 1.2%। और उसके बाद पी मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस आर डैश का स्क्वायर कैसे आया? आपने जो आर माइनस आर डैश की वैल्यू कैलकुलेट करी है उसका पहले स्क्वायर कर लें और उसको फिर उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लें। यानी कि लेट से पहली वैल्यू है -5.8%, -5.8% का स्क्वायर करें और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। सेकेंड चीज के लिए 1.2% का स्क्वायर करें और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। थर्ड केस के लिए 4.2% का स्क्वायर करें और उसको उसकी रेलेवेंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। और फिर इन सारी वैल्यूज का, इन सारे आंसर्स का आप सम कैलकुलेट करें, वो आ रहा है 15.958%। ये आपका वेरिएंस है। इसी तरह से कंपनी बी की भी वर्किंग्स आपके सामने आ रही है। कंपनी बी का भी आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया और किसी चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर लेट से कंपनी ए के लिए आपके पास वेरिएंस 15.958% आ रहा है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो 3.99% बनेगा। कंपनी बी के लिए जो वेरिएंस आ रहा है वो 0.6% आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट 0.77% बनेगा। अब यहाँ पर हमने जो ऊपर कंपनीज देखी थी उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंसेस ढूंढना है। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंसेस हमें कंसिस्टेंसी बताते हैं। अगर कहीं किसी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कंसिस्टेंट हैं, यानी कि हर साल एक ही जितने हैं, एक बराबर है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कंपैरेटिवली कम आएगी, रादर देन कि किसी इन्वेस्टमेंट किसी जगह पर जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट करूं और वहां का जो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसके रिटर्न्स इनकंसिस्टेंट। इसको मैं थोड़ा सा अपने ग्राफ्स के जरिए भी समझाता हूँ। ए इज मोर रिस्की इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, यानी कि रिस्की इस सेंस में कि उसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट नहीं है, कभी बहुत ज्यादा है कभी बहुत कम, ज्यादा और कम। ये कैसे पता चला? इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन बी से ज्यादा है। बी जो है उसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट है, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, यानी कि उसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं होंगे, फ्लक्चुएट करेंगे बट कंपैरेटिवली कम फ्लक्चुएट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आपने दो चीजें सीखी। नंबर वन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आप क्या अर्न करते हो। नंबर टू, आपने ये सीखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन कम होने का मतलब ये है कि रिटर्न्स कंसिस्टेंट होंगे, हर दिन हर वक्त हर महीने या हर साल जिसके भी रिटर्न्स में इवेल्युएट कर रहा हूं मैं एक कंसिस्टेंसी से कमा रहा हूंगा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो ये है कि लेट से एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने दो इन्वेस्टमेंट्स हैं ए और बी। ए और बी के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12-12% है, यानी कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ए में इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी 12% कमाओगे और बी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी 12% कमाओगे। बट जहां तक इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन की बात है, जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीखा, लेट से ए की स्टैंडर्ड डिविएशन 3% है और बी की 0.4% है, तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, prudent investor will invest in B as return is same with less volatility। यानी कि दोनों जगह से कमाना तो सेम है, लेकिन बी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो लग रहा है ज्यादा सिक्योर है, यानी कि वो बाहर या एक्सटर्नल फैक्टर से इतनी इंपैक्ट नहीं होती है, किसी भी वजह से उसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, इतने वेरी नहीं करते। अगर उसने 12% बोला है तो कभी 11.5, कभी 12, कभी 12.25, कभी 12.5% का रिटर्न कमाया जाता है। जबकि ए इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जिसका एवरेज रिटर्न तो 12% है, लेकिन हो सकता है कि किसी साल 2% कमाओ, किसी साल 22% कमाओ। सो जनरली आपको वो इन्वेस्टमेंट प्रेफर करनी चाहिए जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स आर सेम। हाँ, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का ज्यादा हो और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज्यादा हो तो हम फिर इवेल्युएट करेंगे कि हमारे लिए, हमारे रिस्क एपेटाइट के लिए क्या बेहतर है। क्या हम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न की तरफ जा सकते हैं या हमें कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी की तरफ, जो मेन हमारा क्रस्ट है। सो पोर्टफोलियो थ्योरी के बारे में एक डेफिनेशन में लिखी है, मैंने लिखी है, कंसर्न विद हाउ इन्वेस्टर्स शुड बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट गिव्स देम अ सूटेबल बैलेंस बिटवीन रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क। देखिए, पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आप एक अपनी प्रोफाइल बनाएं। आपके पास 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए आप एक ही जगह इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो आप पोर्टफोलियो नहीं बना रहे। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 50,000 बिजनेस ए में, 50,000 बिजनेस बी में इन्वेस्ट करें। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 25,000 बिजनेस ए में, 25,000 बी में, 25,000 बिजनेस सी में, 25,000 बिजनेस डी में इन्वेस्ट करें, तो हम कहेंगे कि आपने अपने पैसों का एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, यानी कि आपने अपना रिस्क डाइवर्सिफाई किया है या आपने मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करी हुई है।
कभी कभार इन मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करने से आपका रिस्क जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और अगर आपका पोर्टफोलियो वेल मैनेज्ड हो तो आपको इवेंचुअली फायदा होता है। प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल लेट से किसी के पास 2-3 करोड़ रुपए हैं, तो वो कुछ पैसा अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, कुछ पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि अगर किसी मार्केट पर कोई कमी आए तो दूसरी मार्केट जो है वो हाई जा रही है। जनरली क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स या बैंक के रिटर्न्स या म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट, कैश इन्वेस्टमेंट्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, तो ऑन द अदर हैंड मोस्ट लाइकली गोल्ड या प्रॉपर्टी की प्राइसेस अप हो रही होती हैं। जब गोल्ड की और प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हो रही होती हैं, तो लोग जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरह से आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, और मेन इसका क्रस्ट ये है कि आपके सारे पैसे एक ही जगह पर इन्वेस्टेड नहीं होने चाहिए। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक मिस्टर ए है जो आइसक्रीम का बिजनेस करता है, मिस्टर बी जो है वो कॉफी का बिजनेस करता है। एज्यूमिंग कि कोई भी आइसक्रीम विंटर में नहीं बिकती, तो मिस्टर ए विंटर में कुछ नहीं कमाता, बल्कि समर में वो 1,000 रुपए कमाता है। और मिस्टर बी जिसका कॉफी का बिजनेस है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो विंटर में 1,000 रुपए कमाता है लेकिन समर में कुछ नहीं कमाता। यानी कि टोटल अर्निंग्स इनकी पूरे साल की कितनी है? 1,000 है। बट इनके दिल में एक ख्वाहिश होगी कि काश मैं 500 कमा लेता, ताकि विंटर में भी मेरे हाथ में कुछ पैसा होता, समर में भी मेरे हाथ में कुछ पैसा होता। ए भी ऐसा सोच रहा होता, बी भी ऐसा सोच रहा होता। सो ये दो बिजनेसेस हैं, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों बिजनेसेस के डायनेमिक्स डिफरेंट है। एक ही एंगल में नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस ऊपर जा रहा होता है किसी सीजन में तो दूसरा बिजनेस भी उसी सीजन में ऊपर जा रहा होता है, बल्कि एक बिजनेस अगर ऊपर जाता है तो उस सीजन का दूसरा जो कंपैरेटिव बिजनेस हमने अपनी एग्जांपल में लिया है वो नीचे जा रहा होता है। यहाँ पर हम कहते हैं कि इन दोनों बिजनेसेस के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन दो चीजों के बीच में तब होता है जब वो एक डायरेक्शन में ना मूव करें। यानी कि जब आइसक्रीम बिजनेस ऊपर जाएगा तो कॉफी बिजनेस नीचे जाएगा, इसलिए क्योंकि सर्दियों में कॉफी बिजनेस चल रहा होगा, वो ऊपर होगा, आइसक्रीम बिजनेस नीचे होगा। गर्मियों में आइसक्रीम बिजनेस ऊपर होगा और कॉफी बिजनेस नीचे होगा। तो हम कहते हैं ये दो कंपोनेंट्स नेगेटिवली कोरिलेटेड है। याद रखिएगा, पोर्टफोलियो क्रिएट करने का एक उसूल है कि आप नेगेटिवली कोरिलेटेड चीजों को जमा करें जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही हैं। अब मैं जरा इसको मजीद समझाने के लिए आपको इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ। लेट से मिस्टर ए और बी ने सोचा कि यार हम अपना बिजनेस मर्ज कर देते हैं, और जो भी रिटर्न आएंगे हम आपस में 50-50% शेयर किया करेंगे। इस केस में क्या होगा? इस केस में हम आइसक्रीम और कॉफी का एक ही बिजनेस हो गया। यानी कि विंटर में भी 1,000 रुपए की अर्निंग्स हुई फ्रॉम कॉफी, समर में भी 1,000 रुपए की अर्निंग्स हुई फ्रॉम आइसक्रीम। और ए और बी ने अपना बिजनेस मर्ज कर दिया था, तो वो डिवाइडेड बाई 2 से अपना प्रॉफिट घर लेकर जाते थे। इस केस में विंटर हो या समर हो, ए भी 500-500 रुपए कमा रहा है, विंटर हो या समर हो, बी भी 500-500 रुपए कमा रहा है। यानी कि वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो गई। जो रिटर्न्स इनकंसिस्टेंट थे, कभी बहुत ज्यादा फिर बहुत कम, ऐसा नहीं, बल्कि एक कंसिस्टेंसी के जरिए एक ही जितने हो गए हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ इंटायर ईयर ए भी 1,000 कमा रहा है, बी भी 1,000 कमा रहा है, लेकिन ये सिनेरियो ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि इसमें रिटर्न्स कम वॉलेटाइल है। अब हम कहेंगे कि हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया आइसक्रीम एंड अ कॉफी बिजनेस। अब जरा कोरिलेशन की बात करते हैं जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेट्स से कॉफी बिजनेस है और जैकेट्स का बिजनेस है। दोनों विंटर में ज्यादा चलेंगे, समर में कम चलेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, दो ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट रिस्क विल नॉट रिड्यूस इफ दीज टू बिजनेसेस आर मर्ज्ड। यहाँ तो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर अगेन वही होगा कि भाई विंटर्स में बहुत कमाई हो रही है लेकिन समर में कुछ कमाई नहीं हो रही। नेगेटिव कोरिलेशन कब है? आइसक्रीम बिजनेस एंड कॉफी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट रिस्क विल रिड्यूस इन दिस केस। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा, इसलिए क्योंकि आपकी वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही होगी। आप कंसिस्टेंसी से कमा अगर वही रहे हो तो भी कंसिस्टेंसी से कमा रहे होगे, यानी कि कभी बहुत ज्यादा या बहुत कम वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप टू एसेट पोर्टफोलियो की डिस्कशन करते हैं। अगर टू एसेट्स पोर्टफोलियो यानी कि आपके पास दो जगह पर इन्वेस्टमेंट्स हो और उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा हो, तो उसके दो फॉर्मूले आपने याद रखते हैं। जब हम एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे और उसमें इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो मजीद बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपके पास दो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करना है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ए इनटू वेटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ए, यानी कि वहां पे जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसकी वेटेज 70%, 50% ऑफ टोटल फंड्स, प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई वेटेज ऑफ बी, यानी कि वहां पर जितना पैसा इन्वेस्ट किया। इसकी एक छोटी सी एक नीचे एग्जांपल भी हम देख रहे हैं।
स्टैंडर्ड डिवीजन अगर कैलकुलेट करनी हो जहां पर दो पोर्टफोलियोज हो, दो जगह पर इन्वेस्टमेंट्स हो, जिस तरह से आइसक्रीम और कॉफी का बिजनेस, कॉफी और जैकेट्स का बिजनेस, तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि आपको ये बताते हैं कि रिटर्न्स कितने इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट है, उसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है। अगेन इसकी डेरिवेशन में आपने बिल्कुल नहीं जाना। ये है अंडर रूट variance of A multiplied by weightage of A plus variance of B multiplied by weightage of B plus 2 into coefficient of correlation multiplied by standard deviation of A into standard deviation of B into weightage of A into weightage of B। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल जो है वो सिग्मा होता है, और अगर उसके ऊपर 2 पावर में लिखा हुआ हो तो वो वेरिएंस होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक नंबर होता है, एक डिजिट होता है जो बताता है कि दो बिजनेसेस क्या पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं या नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। अगर बिजनेसेस नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर या वैल्यू -1 और 0 के बीच में आती है। अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं तो वैल्यू 0 और +1 के बीच आ रही होती है। अब इसको जरा अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास करेंटली दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने ए और बी दो जगह पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। 70% आपका पैसा, लेट से आपके पास 100 रुपए थे, 70 रुपए आपने ए में इन्वेस्ट करे हुए हैं और 30 रुपए उन 100 रुपयों में से बी में इन्वेस्टमेंट करे हुए, या 200 रुपए तो 140 रुपए ए में और 60 रुपीज बी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ए से 7% है, बी से 9% है। स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों की आपको दी हुई है 2.19 और 4.1। अगर कैलकुलेट करनी होगी तो हमने पिछली एग्जांपल्स में एक जगह पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट किया वेरिएंस को अंडर रूट कर, और वेरिएंस कैलकुलेट करने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 होने का मतलब ये है कि ये दोनों बिजनेसेस परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और दोनों का कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शायद अगर आपने पिछले कभी कहीं किसी पेपर में पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि वो -1 से +1 के बीच में जाता है। -1 यानी कि नेगेटिवली कोरिलेटेड, -0.9 भी हो सकता है, -0.8 भी हो सकता है, -0.7 भी हो सकता है, +0.1 भी हो सकता है, +0.2 भी हो सकता है, +0.23 वो भी हो सकता है, +0.45 भी हो सकता है, +1 तक जा सकता है। सो यहाँ पर लेट्स अस्यूम कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 अगर है और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करें, जो फॉर्मूला था उसी में सारे वेरिएबल्स पुट इन करें, आप उसको कैलकुलेटर पर एक बार चेक कर लीजिएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करिए। और फिर मैंने ये कहा कि लेट्स एज्यूम कि अगर अगर कोएफिशिएंट कोरिलेशन +1 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2.763 आ रही है। अगर -1 हो, -1 दूसरा एक्सट्रीम नेगेटिवली कोरिलेटेड, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0.303 आ रही है। इसका मतलब ये साबित हुआ कि दो बिजनेसेस जो नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं वो जब मर्ज होते हैं या उनकी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन देखी जाती है तो वो कम आती है, और इसीलिए दो नेगेटिवली कोरिलेटेड बिजनेसेस को आपको मर्ज करना चाहिए, उसके मर्जर में फायदा है रादर देन के पॉजिटिवली कोरिलेटेड बिजनेसेस हो। सो ये मैंने आपके सामने एक कैलकुलेशन कर दी और रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बता दी। जनाब, इस लेक्चर का जो पर्पस है वो पूरा हुआ। इस लेक्चर में मुझे आपको एक बेसिक आइडिया, एक थीम देनी थी, कुछ कैलकुलेशंस करनी थी जो आप कैलकुलेटर पर करें, अपने आप को फेमिलियर करें, और अब जब हम एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो आसानी आप चीज़ों को जो है वो ग्रिप अप कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।